कल अपन ने पढ़ा था हाशियाकरण क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से दूर रखना हाशियाकरण कहलाता है। अब आदिवासी और हाशियाकरण, इसके लिए हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसके माध्यम से हम ये पता करेंगे कि हाशियाकरण क्या होता है। तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार की कहानी है। सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। तभी वो बोलते हैं, अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? अब ये कह रहे हैं आदिवासी लोग हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाई देते हैं टीवी में। और ये तो हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, आदिवासियों के बारे में लोगों को बस इतना ही पता है कि वो केवल नाच गान करते हैं, जंगलों में रहते हैं, बस इस तरीके से। उनकी जो वास्तविक ज़िंदगी है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तब दादाजी कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से ही मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। अब दादाजी कहते हैं, जब पहले हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें जंगलों से मिल जाती थी और हम इन चीज़ों की बहुत ही देखभाल करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला है। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। अब दादाजी कह रहे हैं कि पहले तो हम जंगलों में रहते थे, सारी चीज़ें जंगलों से मिल जाती थी, लेकिन बाद में वन विभाग वालों ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया और हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? तब दादाजी कहते हैं, फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार है, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। ऐसा कहते थे कि अगर तुम ये ज़मीन हमें दे दो तो हम तुम्हें इसके बदले में दूसरी ज़मीन दे देंगे या पैसा दे देंगे, नौकरी देंगे। तो इस तरीके का लालच देकर वे किसी भी तरीके से ज़मीन खुद के कब्जे में करना चाहते थे। अगर वो लोग आदिवासी लोग मना करते थे तो उन्हें सज़ा दी जाती थी, जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था। तो उस डर से भी लोग अपनी ज़मीनें वन विभाग के लोगों को देने लगे। कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे, हम उन्हें करने लगे। और ऐसा हुआ कि हमें जब न चाहते हुए भी हमें हमारे घर छोड़ने पड़े और शहरों में जाकर रहना पड़ा। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पूर्वजों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी
जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब कर दिया। ओ दादू, और हमारी ज़मीन? अब बच्चे कहते हैं ओ दादू, तो हमारी ज़मीन का क्या हुआ? 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला था। मैं अपने ज़्यादातर दोस्त से उसके बाद ही फिर कभी नहीं मिल पाया। और उन्होंने कहा कि हमें फिर वहाँ से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ा। बाद में हमें वापस कभी गांव गया ही नहीं। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे में एक मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी, उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आ रही थी। अब पहले जंगलों में रहते थे खुले माहौल में, फिर वहाँ से वो छोड़कर शहरों में आ गए, तो एक बंद कमरे में इस तरीके से उनसे रहा भी नहीं जा रहा था। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसीलिए तुम लोगों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। फिर बच्चे कहते हैं मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने साल वो गांव में रहते थे, फिर शहर में आकर स्कूल में, तो वो स्कूल में भी सब बच्चों से अलग रहते थे, पढ़ाई में भी पीछे थे। सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली, अब उनकी भाषा भी अलग थी और स्कूल में बच्चों की भाषा अलग थी, तो उस वजह से भी वो खुद को अलग महसूस कर रहे थे। इसीलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने के पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी बहुत सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि आदिवासी लोग अपने जंगल में आराम से रहते थे, लेकिन वन विभाग वालों ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, डरा धमका के, मार पीट करके, जब अपनी ज़मीन में बेचने के लिए मजबूर करके उन्हें वहाँ से निकाल दिया, जिसके कारण उन्हें शहरों में आकर रहना पड़ा। अब शहरों में आने के बाद न तो उन्हें शहरों की भाषा आती थी, न उनके जैसा रहन सहन था, न वो इतने पैसे वाले थे, तो इस वजह से वो लोग हास्यकरण का शिकार हुए। बच्चे भी स्कूल में जाने लगे। अब बच्चे स्कूल में जा रहे थे तो उन्हें वो एक आदिवासी भाषा, संथाली भाषा बोलते थे, जबकि स्कूल में दूसरी भाषा बोली जाती थी। तो इस तरीके से समाज से उन्हें अलग समझा जाता था और वो एक हास्यकरण महसूस करने लगे। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे आदिवासी लोग कौन हैं। धन्यवाद।